नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधिसार के अगले अंक के साथ हम उपस्थित हैं बाय बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। आइए शुरुआत करें एक बेहद प्रेरणास्पद वचन से। किल टाइम एंड यू विल किल योर करियर। समय बर्बाद करें और अपने भविष्य को भी साथ ही बर्बाद होता देखें। कितनी खूबसूरत बात कही है। निश्चित तौर पर टाइम मैनेजमेंट is what the career planning is all about। यदि आप समय का प्रबंधन सही ढंग से कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने करियर का भी प्रबंधन बिल्कुल सही ढंग से कर सकते हैं। अनेक छात्रों ने हमसे लगातार इस बारे में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ऐसा आयोजित करने का निवेदन किया जो अब हमने तैयार कर लिया है। वेलकम टू बोधि प्रथम कोर्स। आप में से जितने भी छात्र इन समस्याओं से परेशान हैं, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, हैंड राइटिंग, नोट्स प्रिपरेशन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीडिंग, www.bodhipratham.com पर जाएं। ये कोर्स 22 मई से शुरू हो रहा है। इस बारे में सारी जानकारी लीजिए और आप ऑनलाइन एनरोलमेंट भी करा सकते हैं। पढ़ें, समझें और जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठाएं। याद रखें, इसका एक्सर्प्ट हमारे सेशन का यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है और संपूर्ण बोधिसार का सत्र फ्री अवेलेबल ऑन आवर साइट्स बोधि न्यूज एंड बोधि शिक्षा, फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन। तो कृपया साइट्स अवश्य विजिट करें, वहीं पर आपको पूरे सत्र मिलेंगे। बोधिसार ऑफर्स यू हॉट टॉपिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स विद ऑब्जेक्टिव क्विज। इससे आपको बहुत लाभ होगा। जिस प्रकार अनेक छात्र, देश भर के हजारों छात्र अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ उठा रहे हैं, हम आपको सब कुछ अंग्रेजी हिंदी में एक साथ सिखा रहे हैं। सपोर्टिंग पीडीएफ्स आपको बोधि न्यूज साइट पर मिलेगी। बेसिक पीडीएफ जिसमें आपको हमारे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स फ्री मिल सकती हैं। यदि आप हिंदी अंग्रेजी का बाइलिंगुअल पीडीएफ जो प्रिंटेबल भी होता है वो चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। वो लिंक आपको साथ ही मिलती है। एंड this is useful for all government exams, UPSC, RBI, Bank PO, PSC, CGL, etc., all MBA entrance exams, and for your constant endeavor to improve your intellectual capabilities. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. आइए आज का काम शुरू करें 3 बेहतरीन बोधिसार विषयों के साथ। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में भूचाल आ गया है क्योंकि बिल्डर्स और डेवलपर्स को ईमानदारी की राह पे चलाने वाला कानून आ चुका है। अब इसका प्रभाव कितना होगा आने वाले वर्षों में देखेंगे। साउथ एशिया गेट्स इट्स ओन सैटेलाइट। दक्षिण एशिया को मिला अपना स्वयं का उपग्रह। इसे भी बड़ी गहराई से हम समझेंगे। इंडिया टर्की फ्रेंडशिप, भारत तुर्की की मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें बहुत सारी जटिलताएं भी हैं जिन्हें सरल करने का काम ही तो बोधिसार का काम है। तो क्या आप तैयार हैं? बोधिसार नोटबुक निकाल ली? आइए काम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट बोधिसार फॉर टुडे। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, न्यू लॉज एंड अमेंडमेंट के डोमेन से हम आपके लिए लाए हैं। रियल एस्टेट टर्न्स अ न्यू लीफ। अचल संपत्ति क्षेत्र में एक बिल्कुल ही नया अध्याय प्रारंभ। The RERA 2016 is an act of the Parliament which seeks to protect home buyers and boost investments in the real estate sector. The bill was passed by Rajya Sabha and Lok Sabha on 10th and 15th March 2016 respectively. ये एक फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में काम आएगा। And the Real Estate Regulatory Act RERA comes into force from 1st of May 2017. 1 मई से रेरा प्रभावी हो गया। 1 मई अनेक कारणों से प्रसिद्ध है। कम से कम 2 कारण तो बड़ी प्रमुखता से आप और हम जानते ही हैं। बताइएगा भारत के संदर्भ में भी 1 मई अन्यथा किन किन प्रमुख दिवसों के रूप में मनाया जाता है। अब से ये रेरा के दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। So far only 15 states and union territories have notified the rules and others are expected to follow suit soon. तो राज्यसभा, लोकसभा द्वारा यूपीए की सरकार द्वारा 2013 में प्रस्तावित इस विधेयक को अंततः कानून बनने में अनुमति दे दी गई, पारित कर दिया गया और 1 मई से यह प्रभावी हो गया। इससे देश के अचल संपत्ति क्षेत्र में बहुत भारी परिवर्तन आएगा। लेकिन हर राज्य को अब इसके अंतिम नियम बनाना आवश्यक है। उस हिसाब से ट्राइब्यूनल और अपेलेट ट्राइब्यूनल बनाना आवश्यक है। वो कार्य तो अभी फिलहाल चल रहा है। वर्तमान स्थिति भारत भर की यह है। लगभग 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अभी नियम के रूप में प्रस्तावित करके प्रारंभ कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी इन सब ने कर दिया, बाकी अभी करेंगे।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीज 31 अक्टूबर 2016 को जो आई थी, उसके तहत रियल एस्टेट रूल्स नोटिफाइड टुडे, अर्थात अचल संपत्ति के कानून से संबंधित नियम आज नोटिफाई हो गए। और उसमें आप देख सकते हैं ये 6 प्रमुख चीजें सामने थीं। 70% ऑफ अनयूज अमाउंट्स कलेक्टेड फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट, promoters to declare original sanction plan and changes made later, registration of projects with regulatory authorities incentivized by reducing fees, interest to be paid both by promoters and allottees promoters to make public a host of information and report quarterly progress and assurances given by the minister। इस तरह से भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश। अलॉन्ग रोड टू लॉ, कानून बनने का लंबा रास्ता। कानून के हाथ भी लंबे होते हैं, कानून बनने का रास्ता भी लंबा होता है, शायद इसी वजह से कानून के हाथ लंबे होते हैं। द रेरा बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट। बिल वॉज एग्जामिन्ड बाय अ स्टैंडिंग कमेटी एज वेल एज अ सिलेक्ट कमेटी। तो एक स्थायी कमेटी ने और प्रवर समिति दोनों ने इसको बड़ी गहराई से इसका अध्यापन किया या अध्ययन किया, सॉरी अबाउट दैट, और अध्ययन करके उन्होंने बहुत सारी अनुशंसाएं दी जिस पे सरकार ने काम किया। द सिलेक्ट कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट इन जुलाई 2015 एंड इन December 20 मेजर अमेंडमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट के काम को सरल बनाने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज की एक परंपरा भारत में रही है, और वो एक बड़ी अच्छी परंपरा है, ताकि उससे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लॉ मेकिंग सही मायने में होता है। ऑल द 92 सेक्शंस ऑफ द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 May। आप इस पूरी एक्ट को बोधी रिसोर्सेज पेज से और कमेटी की रिपोर्ट्स इत्यादि को भी बोधी रिसोर्सेज के पेज से डाउनलोड करके अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में ऐड कर लें। ये रहा बोधी रिसोर्सेज का पेज, resources.bodhisar.com। यहाँ से आपको वो पूरी एक्ट वगैरह मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा आपके रेफरेंस के लिए। जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपकी मेहनत कम करने के लिए इंटरनेट और सरकार की साइट से हम पीडीएफ ले आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द वॉचवर्ड, पारदर्शिता है आगे का रास्ता। टू प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही इन प्रोजेक्ट मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूशन, द रियल एस्टेट एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स विद लैंड ओवर 500 SQM और 8 अपार्टमेंट्स टू रजिस्टर विद रेरा। तो आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है यदि 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जमीन पर आपका प्रोजेक्ट है। Ongoing projects will get registered within 3 months. Failure will attract a penalty of 10% of project cost या 3 साल की जेल। चक्की पिसिंग and pissing. The act defines the rights and obligations of both the developers and the buyers. तो ऐसा नहीं है कि ये डेवलपर्स के विरुद्ध बनाया गया कानून है। This is an act which tries to bring a balance। और बहुत सारी इस तरह की लीगल एक्टिविटीज और कस्टमर्स की प्रताड़ना इस क्षेत्र में होती है, जो बहुत टेक्निकल कारणों से भी होती है, उसे ठीक करने का प्रयास है। ब्लैक मनी इज हेवन नो मोर। सभी को पता है भारत में अचल संपत्ति क्षेत्र काले धन को खपाने का सबसे बढ़िया क्षेत्र रहा है, और काला धन सबसे अधिक नेताओं और नौकरशाहों के पास है, तो उन पर भी सीधी सीधी चोट पड़ना तय है। डिमोनेटाइजेशन ऑलरेडी हुआ है, जीएसटी भी आ रहा है। रेरा, डीमो प्लस जीएसटी, ऑल 3 इफ टेकन टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन वेल कैन ट्रूली चेंज द फेस ऑफ इंडिया। लेकिन इलेक्टोरल फंडिंग की स्थिति और बिगड़ गई है पहले से, उसे सुधारना भी आवश्यक है। बताइए हमने ऐसा क्यों कहा, कमेंट्स में जरूर बताइए। टू प्रोहिबिट अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम बीइंग पम्प्ड इनटू रियल एस्टेट, 70% of the money will have to be deposited in escrow accounts through check। escrow account जहां से कोई एक पार्टी अपनी मर्जी से अपनी जरूरतों से विड्रॉ नहीं कर पाएगी। तो अब आप ब्लैक मनी तो यहाँ ला नहीं पाएंगे। बिल्डर्स विल हैव टू कोट प्राइसेस बेस्ड ऑन कार्पेट एरिया एंड नॉट सुपर बिल्ट अप एरिया। तो अब आपका जो कारपेट क्षेत्र है, सुपर बिल्टअप क्षेत्र नहीं के आधार पे आप दाम कोट करेंगे। अभी आपको बताते हैं दोनों के बीच का फर्क क्या है। कार्पेट एरिया हैज बीन डिफाइंड to include usable spaces. All developers will disclose it on the website और लगातार प्रोग्रेस भी बताएंगे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत के हित में हम मान सकते हैं। कार्पेट एरिया और बिल्टअप एरिया के बीच का अंतर आप देख सकते हैं। कार्पेट एरिया प्लस वॉल एरिया इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया। कार्पेट एरिया वो जिसपे आप और हम रहते हैं, चलते हैं, कूदते फांदते हैं। वॉल एरिया दीवार में तो भिड़ेंगे नहीं जाके, इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया इज इक्वल टू सुपर बिल्टअप एरिया। तो जितनी बिल्टअप एरिया है जिसमें से आप वॉल एरिया माइनस करेंगे तो कार्पेट एरिया हो जाएगी। अब आप बोलेंगे वॉल एरिया ये क्या होता है? देखिए वॉल की भी एक थिकनेस तो है ही ना, वो सिर्फ बिना थिकनेस के तो बनती नहीं है वॉल। तो वो भी अपने आप में सारी दीवारों को जोड़ लेंगे तो कितना सारा स्क्वायर मीटर कम हो जाएगा आपके एरिया, तो उसका पैसा दे रहे हैं आप। और बिल्टअप एरिया पे कॉमन एरिया जो हर व्यक्ति यूज कर सकता है बिल्डिंग का, वो बन जाती है सुपर बिल्टअप एरिया। जो लोग रियल एस्टेट की टर्म्स को और समझना चाहते हैं
उनके लिए ये स्लाइड हमने तैयार की है, आप आराम से बाद में से पढ़ लीजिएगा. दीज आर द वेरियस टर्म्स विच आर यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स. इफ यू वांट टू रीड, you can take your time and read later. HUPA in the Act. The Act is being enforced by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, HUPA. तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सभी गतिविधियों को संचालित किया जाएगा और इस एक्ट को सही मायने में लागू करवाया जाएगा. हमें बताइएगा मिनिस्टर कौन है हुपा के. The ministry released the real estate regulation and development rules. Whenever a law is made by the parliament, remember, rules have to be framed in order to make the law implemented on the ground level. So law plus rules is equal to implementation. For 5 UTs on 31st October, any structural or workmanship defects brought to the notice of promoters within a period of 5 years must be rectified within 30 days without any money. अब ये बहुत ही अच्छी बात है. ये कितना लागू हो पाएगा, बहुत देखने लायक बात होगी. यदि आपने फ्लैट खरीदा और 3 साल बाद आपको उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिख गया, आप बिल्डर को बताएं. 30 दिन के भीतर बताने के उन्हें बिना आपसे एक भी पैसा लिए उसे ठीक करके देना पड़ेगा. अगर ये सही मायने में लागू हो गया तो बहुत सारी धांधलियां रुक जाएंगी. तो देखने लायक है 2020 तक कि होता क्या है. रेरा ट्राइब्यूनल्स एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल्स. तो अब आपको न्यायाधिकरण भी बनाने ही पड़ेंगे और अपीलीय प्राधिकरण भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रेरा ने कोई डिसीजन दिया तो निश्चित तौर पे आप उसको चैलेंज करना चाहेंगे एज ए बिल्डर, और उसके बाद ट्राइब्यूनल ने भी रिजेक्ट किया तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाना चाहेंगे. तो चैप्टर 7 एंड सेक्शन 43 ऑफ रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट मैंडेट्स क्रिएशन ऑफ रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल्स. Governments of 2 or more states or union territories may establish one single appellate tribunal. Every bench shall consist of at least 1 judicial member and 1 admin or technical member. Tribunals को लेकर आपको पता ही है, हाल ही में वर्तमान सरकार ने पार्लियामेंट में यूनियन फाइनेंस बिल के जरिए बहुत सारे दूसरे परिवर्तन किए, जिसके लिए उनकी बहुत आलोचना भी हुई है. इट वॉज जस्ट अ कनेक्टेड पॉइंट, तो हमने बताना जरूरी समझा. बताइएगा ट्राइब्यूनल्स में कौन सा फाइनेंस बिल में परिवर्तन आया जिसके लिए सरकार की आलोचना हुई, और साथ ही साथ मनी बिल और रेगुलर बिल के बीच का अंतर भी बताएं. अ ह्यूज सेक्टर विथ ह्यूज प्रॉब्लम्स. अब ये रियल एस्टेट क्षेत्र बहुत बड़ा है, समस्या भी बड़ी है. इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर इन्वॉल्व्स ओवर 76,000 कंपनीज. बिगेस्ट डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, HDIL, प्रेस्टीज ग्रुप, इंडिया बुल्स रियल, ओमैक्स, सहारा एक्सेट्रा. द मेन रियल एस्टेट इंडस्ट्री बॉडीज आर क्रेडाई एंड नैरेडको. इनके फुल फॉर्म बताइएगा, पता होने चाहिए. क्रेडाई इज द मोर वेल नोन वन. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस क्षेत्र में जब शिकायतें आती हैं तो कार्रवाई करता है. इट हैड इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 630 करोड़ रुपीस. तो ये तो बहुत बड़ी पेनल्टी हो गई. तो ये पेनल्टी इन्होंने कब लगाई थी कॉम्पिटिशन कमीशन ने? कॉम्पिटिशन कमीशन ने यह पेनल्टी लगाई थी DLF कंपनी पे, जब उनके खिलाफ ये शिकायत मिली कि उन्होंने अपने दिए हुए कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया था. तो जब ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर DLF के लिए भी मुसीबत हो गई थी, एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द एंटायर सेक्टर. तो अब आपसे कुछ सवाल पूछ लिए जाएं, और सवाल पूछने से पहले आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार आपको क्विकली रेरा का बेसिक इंफॉर्मेशन बोधिसार का रिवाइज करवा दें. एक्ट आ गया है 1 मई से, जहां जहां 1 मई तक स्थिति थी. PIB की रिलीज, लॉन्ग रोड टू लॉ, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, ब्लैक मनी का क्या कनेक्शन है, एस्क्रो अकाउंट क्या है, कारपेट वॉल एरिया, बिल्टअप एरिया, कॉमन एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, रियल एस्टेट टर्म्स, हुपा, और हमने मिनिस्टर साहब का नाम पूछा. जरूर बताइए वो मिनिस्टर साहब और कौन कौन से मंत्रालय संभालते हैं, ट्राइब्यूनल्स एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल्स, और बड़ी समस्या और CCI द्वारा लगाई गई पेनल्टी. व्हाट वाज द शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर इन टोटल FDI इन इंडिया ड्यूरिंग 2016. आपको पता ही है भारत प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है. तो 2016 में रियल एस्टेट यानी कंस्ट्रक्शन में कितना हिस्सा FDI का आया था? द करेक्ट आंसर इज 8.4%. आइए आपको DIPP की साइट से लिए हुए FDI के असल आंकड़े दिखा दें. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश, ईयर वाइज तो 2000 से लेके 2010-11 तक का ये है, अभी आगे 16 तक भी आएंगे. और इस तरह से इक्विटी और टोटल, इस तरह से इक्विटी यानी शेयर में लगाई गई पूंजी विदेशियों के द्वारा. सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो सवाल था जिसपे से हमने ये ग्राफ दिखाए कि कंस्ट्रक्शन में कितना आया. आपके सामने है सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकॉम, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट. तो आप हाउसिंग एंड रियल एस्टेट को देखेंगे
उस प्रकार से अप्रैल 2000 से फरवरी 2011 तक का ये क्यूमुलेटिव फिगर है 7%। समझ गए आप? तो सर्विसेज में 21% में सबसे ज्यादा आया है। एंड दिस इज द लेटेस्ट फिगर। तो सेक्टर अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट एफडीआई आप देखेंगे 2014-15, 2015-16, 2016-17 एंड देन यू कैन सी दैट हाउ दी शेयर्स हैव वर्कड, और क्यूमुलेटिव इनफ्लो भी अंत में दिया हुआ है। समझ गए? इसको बारीकी से पढ़ेंगे और ये पूरी फाइल बोधी रिसोर्सेज पर डाउनलोड के लिए हमने दे रखी है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब सेक्टर्स ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर? रियल एस्टेट सेक्टर के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल। ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, हाउसिंग जहां पे सामान्य नागरिक रहते हैं, रिटेल जहां दुकानें चलती हैं, हॉस्पिटैलिटी जहां होटल्स वगैरह होंगे, कमर्शियल जहां कमर्शियल दूसरे प्रयोजन चलेंगे। अंडर विच अर्बन हाउसिंग मिशन वॉज द हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 इनिशिएटिव लॉन्च? तो इनिशिएटिव का नाम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो ये किस बड़े मिशन के तहत लॉन्च किया गया था? उस इनिशिएटिव का नाम क्या था? समझ गए? क्या लगता है आपको, क्या उत्तर होना चाहिए इसका? द करेक्ट आंसर इज नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग, शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय अभियान। उम्मीद करते हैं ये क्विक समरी पूरे बोधिसार की आपको अच्छी लगी। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।